ओके, चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। कल समझ में आ गया था ऋतिक वो? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन on a body by a system of coplanar forces, by a system of coplanar forces। Principle of virtual work done on a body by a system of coplanar forces। थ्योरम लिखिए इसमें। देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ पार्टिकल acted upon by a system of coplanar forces, by a system of coplanar forces comma be in equilibrium comma is that the algebraic sum of the virtual work done, the algebraic sum of the virtual work done by the forces in an arbitrary small displacement, in an arbitrary small displacement comma consistent with the geometrical condition of the system is 0। जरा सा इसमें ठीक कर लीजिएगा। हेडलाइन क्या लिखवाए हैं? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। आगे थोड़ा सा लिखिए, एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी। बेटा कैमरा ठीक करिएगा। बस, एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी। देखिए, कल जो आर्टिकल आपको बताया गया था वो पार्टिकल पे था, आज जो बताया जा रहा है वो रिजिड बॉडी पर है, इसीलिए हमने आगे मेंशन करवा दिया है। स्टेटमेंट में देखिएगा,
द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट आर फोर्सेस, आप पार्टिकल लिखा है ना आपने, दैट आर पार्टिकल, पार्टिकल की जगह रिजिड बॉडी कर दीजिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट आर रिजिड बॉडी, दैट आर रिजिड बॉडी। ठीक है, कल आपने पार्टिकल में पढ़ा, आज आप रिजिड बॉडी में पढ़ रहे हैं। पहले तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। एक पार्टिकल में केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है, मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या उसके डायगोनल के हिसाब से चलता है। लेकिन रिजिड बॉडी रोटेट भी करती है और ट्रांसलेट भी करती है। पहला मुख्य अंतर ये है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये आता है कि किस कारण से दो थ्योरम बनाया गया, क्या ऐसा रीज़न है कि एक पार्टिकल और एक रिजिड बॉडी लिया गया, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से ही रिजिड बॉडी बनती है। तो पहला सवाल तो ये होता है कि पार्टिकल और रिजिड बॉडी में अंतर क्या है। पार्टिकल केवल ट्रांसलेशनल मोशन करता है, जबकि रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन करती है। कल आपने पढ़ा था ओरिजिन पे पार्टिकल था, अल्फ़ा कॉमा बीटा पे चला गया तो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन किया। आज आप पढ़ेंगे कि पार्टिकल कहीं पॉइंट पर है तो पहले वो रोटेट करेगा, फिर वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। मतलब रिजिड बॉडी के अंदर रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशनल भी होता है। तो पहले इसका डायग्राम देखिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। देखिएगा, 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओरिजिन। ओरिजिन को डिनोट करते हैं 0,0 से। मान लिया कोई पार्टिकल किसी पॉइंट ए पर है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। आपको पता है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कार्टेशियन में हम x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग चलते हैं। दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर होता है r, थीटा, जो रोटेशन को दिखाता है। चूँकि रिजिड बॉडी में रोटेशन हो रहा है तो हम इसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब मान ले रहे हैं ये एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। r, थीटा को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये बात जानते हैं, r, थीटा को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। बीएससी फर्स्ट ईयर में था ये। और x, y को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक बात हम बता दें, चूँकि अपने यहाँ 4 घंटे का कोचिंग चलता है, आप कहीं पे भी जाएं, अभी तो एक सब्जेक्ट नहीं चल रहा है इसलिए 3 घंटे का चलवा रहे हैं। कहीं पे भी आप जाएं तो वहाँ पे 2 घंटा या 1 घंटे की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, ये फिक्स है। बड़ी से बड़ी संस्था में आप जाएं तो आपके पास इतना इनफ टाइम है कि अगर आप फर्स्ट ईयर की कोई चीज़ नहीं जानते और आपका टीचर यहाँ सेकेंड ईयर में पढ़ा रहा है तो आप उनसे डिस्कस कर लें। जैसे सर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, आपको फर्स्ट ईयर की कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उनसे डिस्कस करके पूछ लिया करिए। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अभी बच्चे जो है 7-8 बच्चे ऑनलाइन हैं तो आप क्लास के बाहर भी पूछ सकते हैं। बच्चे बढ़ते तो थोड़ा सा लगता है कि भाई क्लास में कैसे पूछें, अभी आप एकदम पूछने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन हो जाएंगे तब का तब देखा जाएगा कि क्या परिस्थिति बनती है, लेकिन तब तक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ रहे पूछ लिया करिए पहले का। अब इसे ये नहीं जानते हैं तो आप पूछ लीजिए कि क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या आते हैं, r और थीटा। ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो r होती है और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, थीटा। मान लिया ये पार्टिकल अब रोटेट करके एक नए पॉइंट पे आ गया जिसका नाम है a'। रोटेट करके कितने एंगल से रोटेट किया, इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल से। तो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है तो ऋतिक क्या लगाते हैं आगे, डेल थीटा। ये इस बात को बताएगा कि ये रोटेशन बहुत छोटा है। जब रोटेट करता है तो केवल थीटा के मान में अंतर पड़ेगा, r के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मेरी उस पॉइंट से दूरी 1 मीटर है, हम रोटेट कर गए तब भी मेरी इस पॉइंट से दूरी 1 ही मीटर रहेगी, बस मेरा एंगल बदल जाएगा। तो अब इस पॉइंट की इससे दूरी वापस से कितनी रहेगी, r,
लेकिन एंगल बदल गया। एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, फिर देखिए मान ले रहे हैं ये डेल ए दूरी एक्स एक्सिस के अलोंग चला, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, और एक पॉइंट पर आ गया जिसका नाम है एन। उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग डेल बी दूरी चला जिसका नाम है एम, या बी लिख ली, जिसका नाम है बी, और फाइनल यहाँ पे आकर के रुक गया। जैसे पार्टिकल यहाँ पे था, पहले वो रोटेट किया, एक्स एक्सिस के अलोंग चला, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चला, ये इसका पूरा मोशन होगा। फाइनल पोजीशन पर आने के बाद मान ले रहा है इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई है। ठीक है, फिर देखिए चलिए इतना बना लीजिएगा, उसके बाद फिर लिखवाएंगे। इतने में कोई डाउट आपको? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं m। ठीक, लिखिए इसमें। सबसे पहले देखिए पार्टिकल हमारा कहाँ पर था? A पर था, या रिजिड बॉडी कहाँ पे थी इनिशियली? A पर थी। A के बाद रोटेट की, कहाँ पर आई? A डैश पे, फिर x एक्सिस के अलोंग चली, कहाँ पर आई? N पे, फिर y एक्सिस के अलोंग चली, फाइनल पोजीशन क्या हो गई? B। इसका पहला कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई था, फाइनल कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई हो गया। ठीक, सबसे पहले बॉडी कहाँ पे थी? A पे। क्या हुआ उसमें? रोटेशन। रोटेशन के बाद कहाँ आई? A डैश पे, फिर कहाँ चली? x एक्सिस के अलोंग, कितनी दूरी? डेल A, फिर कहाँ चली? y एक्सिस के अलोंग, कितनी दूरी? डेल B। मान लिया फाइनल पोजीशन क्या हो गई? B। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा रोटेशन डेल थीटा का हुआ, x एक्सिस के अलोंग डेल ए दूरी, y एक्सिस के अलोंग डेल बी दूरी, फाइनल कोऑर्डिनेट इज x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। क्लियर है? चलिए अब लिखिए, लिखिए लेट the rigid body has its initial position at point capital A at point capital A ब्रैकेट में x कॉमा वाई, whose polar coordinate is r comma theta, whose polar coordinate is r comma theta। ठीक है, कोऑर्डिनेट को ब्रैकेट में लिखते हैं, फुल स्टॉप। लेट आफ्टर infinitely small displacement, let after infinitely small displacement del theta the new position of body is the new position of body is a dash whose polar coordinate is
r plus del r, r plus del r, sorry, whose polar coordinate is r, थीटा प्लस डेल थीटा। r में कोई बदलाव नहीं होगा, किसमें बदलाव होगा? केवल थीटा में। r, थीटा प्लस डेल थीटा। देखिए रोटेशन भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो कैसा डिस्प्लेसमेंट है? रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है। आप यहाँ पर थे, रोटेट कर गए, डिस्प्लेस तो हुए लेकिन एंगल से हुए। कितने एंगल से? डेल थीटा एंगल से। ठीक है, फिर लिखिए फुल स्टॉप के बाद लेट the particle, sorry, let the body displaced through infinitely small distance del A and del B along x-axis and y-axis respectively, under the action of system of coplanar forces, under the action of system of coplanar forces, under the action of system of coplanar forces, comma, so that the new position of body is capital B ब्रैकेट में x प्लस डेल एक्स, कॉमा y प्लस डेल वाई। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। उन n कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट आपका कहलाएगा, या कह लीजिए कि मान लीजिए F1 फोर्स लगा, F2 फोर्स लगा, F3 फोर्स लगा और Fn फोर्स लगा। इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट x1, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट y1, इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट x2, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट y2, इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट x3, इसका y3। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn लग रहा होगा। यहाँ पर हमारा y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn लग रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। पहले पार्टिकल की पोजीशन क्या थी? x, y। अब पोजीशन क्या हो गई? x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई। जैसे पहले मेरी पोजीशन थी x, y, अब मेरी पोजीशन हो गई x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? डेल x और डेल y। पहले पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आप करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डेल x और डेल y। तो डेल x
एक्स एक्सिस की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल वाई वाई एक्सिस की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वर्क डन होता है बल गुणे विस्थापन प्लस बल गुणे विस्थापन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम इसके द्वारा वर्क डन निकाल लें तो चूंकि ये सब आर्बिटेरी है तो इसके द्वारा वर्क डन भी सेम होगा, बस इंडेक्स में 2 लग जाएगा। इसके द्वारा वर्क डन भी सेम होगा, बस इंडेक्स में 2 लग जाएगा। इसके द्वारा वर्क डन भी सेम होगा, बस इंडेक्स में n लग जाएगा। फिर सबका टोटल करना होगा तो उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए या समेशन ले लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है जब वो अलग अलग या सेम तरीके की हो, समेशन सेम तरीके के ऊपर लेते हैं। तो चूंकि ये सब के सब सेम टाइप के हैं तो उसके ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम फाइंड आउट करने चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कि डेल एक्स का मान क्या आएगा, डेल वाई का मान क्या आएगा। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा नीचे से लिखिए, लेट, लाइन चेंज करके लेट F1, F2, F3, डैश 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 Fn, लेट F1, F2, F3, डैश 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 Fn be the system of n coplanar forces, be the system of n coplanar forces acted on a rigid body, acted on a rigid body whose component along x axis and y axis are x1, x2, कैपिटल है सब, x1, x2, x3, डैश 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 xn and y1, y2, y3, डैश 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 yn respectively। ठीक है, जरा अब यहाँ देखिए, ये परपेंडिकुलर डाले, इसको नाम दे रहे हैं Q का। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए। AOQ ट्रायंगल को देखिएगा, इन ट्रायंगल AOQ से कॉस थीटा निकलवाइए और साइन थीटा निकलवाइए। AOQ R है, थीटा है। ठीक है, और अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x रही होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y रही होगी। क्लियर है। अब हम लोग cos थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब OQ अपॉन OA, और साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर AQ अपॉन OA। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू OQ की वैल्यू है x अपॉन R, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन R। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर R cos थीटा, y बराबर R साइन थीटा। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, नाउ
फाइनल पोजीशन क्या है, x प्लस डेल एक्स, इसकी वैल्यू निकालने चल रहे हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, x प्लस डेल एक्स, क्यों ऋतिक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, y प्लस डेल वाई, ठीक है ऋतिक, ठीक है बेटा। अगर इतना आपने y, चलिए छोड़िए इतना, बस देखिए इतना क्लियर है। इसको हम नाम दे रहे हैं q डैश का, ठीक। अब देखिए हम निकालने चल रहे हैं x प्लस डेल एक्स। ये पूरी दूरी x प्लस डेल एक्स, इतनी प्लस इतनी दूरी q प्लस x प्लस डेल एक्स, या इतनी प्लस इतनी दूरी x प्लस डेल एक्स। x प्लस डेल एक्स ये पूरी दूरी का मतलब ओ क्यू डैश, ठीक। ओ क्यू डैश को लिखा जा सकता है ओ एम प्लस एम क्यू डैश, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम क्यू डैश। दिस इम्प्लाइज x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू ओ एम एज इट इज़ लिख दिया, प्लस एम क्यू डैश की जगह ए डैश एन लिख दिया, ए डैश एन। इसमें कोई डाउट? ओ एम का मान इस ट्रायंगल से निकालेंगे, ठीक। बचा एम क्यू डैश या बराबर ए डैश एन, वो किसके बराबर है, डेल ए के। मिलेगा आपको x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, ओ एम का मान निकालने चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ एम का मान निकालने के लिए ओ ए डैश एम, ओ ए डैश एम, इससे कॉस थीटा प्लस डेल थीटा और साइन थीटा प्लस डेल थीटा का मान निकलवाइए। तो कॉस थीटा प्लस डेल थीटा और साइन थीटा प्लस डेल थीटा दोनों की वैल्यू निकलवाइए। कॉस थीटा प्लस डेल थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ओ एम, हाइपोटेन्यूज कितना है ओ ए डैश। ओ एम का मतलब x, ओ ए डैश का मतलब r, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए डैश एम अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए डैश एम, ए डैश एम साइन थीटा प्लस डेल थीटा, ओ एम, ये गलत लिखा गया है, ओ एम की वैल्यू x नहीं है, हाँ ओ एम की जगह ओ एम ही लिखेंगे, ठीक है। ए डैश एम नहीं पता है तो ए डैश एम ही लिखेंगे और ओ ए डैश की जगह आर लिखेंगे। क्लियर है इतना? अब लिखवाइए ओ एम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा आर कॉस थीटा प्लस डेल थीटा, और ए डैश एन की वैल्यू डायग्राम में लिखी हुई है डेल ए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी का मान, बोलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साथ में डेल ए। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराइए, आर कॉस थीटा कॉस डेल थीटा
आर कॉस थीटा कॉस डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा साइन डेल थीटा प्लस डेल ए। दिस इम्प्लाइज x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा की जगह x आपने लिखा था सिंस डेल थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल। देख लीजिए थ्योरी में लिखा है डेल थीटा इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखवाए थे, इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, मिल गया ऋतिक। जब ये बहुत छोटा होता है तो कॉस डेल थीटा का मान क्या आता है और साइन डेल थीटा का मान क्या आता है, बता पाएंगे? बहुत छोटा मतलब लगभग 0, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और इसमें कहते हैं साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आती है डेल थीटा। ये पढ़ा होगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा है ना, तो साइन डेल थीटा की वैल्यू डेल थीटा। चलिए देखिए, कॉस डेल थीटा की जगह 1 लिख देंगे, खत्म। माइनस आर साइन थीटा की जगह y लिख देंगे, साथ में आएगा साइन डेल थीटा की जगह डेल थीटा लिख देंगे प्लस डेल ए। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। डेल x की वैल्यू मिलेगी डेल ए माइनस वाई डेल थीटा। क्लियर है? फिर देखिए, एंड y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई की जगह लिख सकते हैं बी क्यू डैश इज इक्वल टू बी क्यू डैश। ठीक है, जिसको लिखा जा सकता है बी एन प्लस एन क्यू डैश इज इक्वल टू बी एन प्लस एन क्यू डैश। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू बी एन, तो जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए, एन क्यू डैश की जगह ए डैश एम लिख सकते हैं। बी एन तो जैसे लिखा है लिखा रहने दिया, एन क्यू डैश की जगह ए डैश एम लिख देते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू बी एन की वैल्यू है डेल बी, ठीक है, और a डैश m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा r साइन थीटा प्लस डेल थीटा। दिस इम्प्लाइज y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू डेल बी प्लस r, बोलिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी। दिस इम्प्लाइज y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू डेल बी प्लस, बोलिए, r साइन थीटा कॉस डेल थीटा प्लस r कॉस थीटा साइन डेल थीटा। दिस इम्प्लाइज y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू डेल बी प्लस r साइन थीटा की जगह y कॉस डेल थीटा की जगह 1 प्लस r कॉस थीटा की जगह x साइन डेल थीटा की जगह डेल थीटा। ठीक है, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, मिलेगा आपको डेल y इज इक्वल टू डेल बी प्लस x डेल थीटा। तो हमने डेल x और डेल y का मान निकाल दिया। ठीक है, क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली
नीचे से लिखिए नाउ इन ट्रायंगल, उतार लीजिए पूरा, डायग्राम भी बनाइएगा।
हो गया भाई। चलिए, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब हम लोग F1 के कारण वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। नीचे से लिखिए हैंस द वर्चुअल वर्क डन, हैंस द वर्चुअल वर्क डन del W1, hence the virtual work done del W1 by the coplanar force F1 by the coplanar force F1 is given by देखिए del W1 निकालेंगे तो बल है ना, गुणे बल की दिशा में विस्थापन प्लस बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज del W1 इज इक्वल टू x1 इंटू डेल एक्स का मान है del A माइनस वाई del थीटा प्लस y1 del y का मान है del B प्लस x del थीटा। क्लियर? अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट del W1 इज इक्वल टू, इस टाइप के टर्म को एक साथ कर दीजिए, x1 del A प्लस y1 del B, ठीक। और इस टाइप के टर्म को एक साथ करेंगे, del थीटा कॉमन हो जाएगा, मिलेगा प्लस xy1 माइनस yx1 del थीटा। क्लियर है? इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने आपसे कहा था कि जैसा रिलेशन del W1 के लिए आएगा ठीक वैसा ही रिलेशन del W2, del W3, del Wn के लिए आएगा। तो सबका समेशन ले लेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ तक उतारिए। हो गया। नीचे से लिखिए सिमिलरली वी ऑब्टेन द वर्चुअल वर्क, सिमिलरली वी ऑब्टेन द वर्चुअल वर्क of the other forces acting on a body full stop. Hence the algebraic sum of the virtual work done, hence the algebraic sum of the virtual work done is given below,
एल्जेब्राइक सम को डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते रहते, कल बताए थे। इन सब का एल्जेब्राइक सम, तो चाहे प्लस करे चाहे समेशन ले, सेम बात है। तो समेशन ऑफ डेल डब्ल्यू 1, ठीक। दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन लीजिए। देखिए समेशन किसका लेते हैं, जो बदलता है उसका समेशन लेते हैं, जो फिक्स रहता है उसका समेशन नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ डेल थीटा फिक्स है कि इतने एंगल से घूमा है, डेल ए दूरी फिक्स है, डेल बी दूरी फिक्स है, बदल कौन रहा है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn। तो जो बदल रहा है उसका क्या ले लेंगे, समेशन लीजिए। समेशन x1 डेल a समेशन y1 डेल b, ठीक है, जो बदल रहा है। और कौन बदल रहा है, इस पूरे का समेशन ले लीजिए प्लस समेशन xy1 माइनस yx1 इंटू डेल थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहीं पे छोड़ दीजिएगा, अब इसके आगे जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो अगले टर्म पे बताएंगे, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतार के छोड़ दीजिए।